नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आप सबको याद होगा कि सबसे ज्यादा झटका जो लगा था वो उत्तर प्रदेश के नतीजों को देखकर लगा था। कहां तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी को वहां पर 70 से 75 सीटें मिलेंगी, बल्कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम नेता तो ये मानकर चल रहे थे कि 80 में से 80 सीटें ही बीजेपी को मिलेंगी। लेकिन वहां पर बड़ा उलटफेर हो गया और बीजेपी ने 37 सीटें गंवा दी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये खुलासे किए कि उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए थे, उनके नाम लिस्ट में थे ही नहीं जब वो वोट डालने के लिए गए। और ये भी खुलासे हुए कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर अचानक से मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, मुस्लिम वोट बैंक बढ़ गया है। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते लोकसभा में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी इसी मुद्दे को उठाया था, डेमोग्राफिक चेंज की बात की थी। वो झारखंड के बारे में बता रहे थे जहां पर आदिवासी लड़कियों के साथ मुस्लिम युवक शादी कर रहे हैं और उनका कन्वर्जन हो रहा है। और ऐसे में जो आदिवासी आबादी है वो 10% तक गिर गई है, यानी कि 10% आदिवासी गायब हो गए हैं क्योंकि उनका कन्वर्जन हो गया है। और डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है झारखंड में, उत्तराखंड में और बंगाल में। और अब यूपी एटीएस ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है वो सबके होश उड़ा देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रायबरेली के कुछ एक गांव है जहां पर ना सिर्फ मुस्लिम आबादी बढ़ी है बल्कि वहां पर जनसेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं जहां से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। पूरे देश में बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को फर्जी दस्तावेज बना बनाकर उन्हें अलग अलग जगहों पर बसाया जा रहा है। कैसे यूपी एटीएस को इस पूरे नेटवर्क का पता चला है, आइए आपको बताती हूं। दरअसल यूपी एटीएस ने रायबरेली के सलोन गांव में जनसेवा केंद्र के संचालक जिशान खान, सुहेल, रियाज खान और ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव को गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तारी के बाद जब इनसे अलग अलग बैठाकर पूछताछ की गई तो एटीएस को एक बड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली। ये नेटवर्क बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को जगह जगह बसाने के काम में लगा हुआ है। कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, लखनऊ में भी इस तरह का खेल चल रहा है। एटीएस इस मामले में बिहार, असम, कर्नाटक, केरल, मुंबई तक के तार जोड़ने में लगी हुई है। यानी कि आप सोचिए कि ये खेल सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है बल्कि इसके तार देश के अलग अलग राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। यूपी एटीएस को जानकारी मिली थी कि इन लोगों ने, यानी इस एकमात्र जन सेवा केंद्र जिसका संचालक जिशान है, यहां से 20,000 फर्जी दस्तावेज, जन प्रमाण पत्र बनाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को भेजे गए और इन्हीं के आधार पर उन्हें अलग अलग जगहों पर बसाया गया। और जिशान जो है उसके तार पीएफआई से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो पीएफआई से जुड़े आतंकवादियों के भी फर्जी दस्तावेज बनाता रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसे ही आतंकवादी को गिरफ्तार किया था और उसके पास से जो दस्तावेज बरामद किए गए थे उन दस्तावेजों में भी रायबरेली के पलाही गांव का नाम पता लिखा हुआ था। गिरफ्तार किए गए पीएफआई के आतंकवादी ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने यह स्वीकार किया था कि सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात के उसके कई साथियों के जन प्रमाण पत्र भी यहीं पलाही गांव में जिशान के जन सेवा केंद्र से ही बनाए गए हैं। 20,000 फर्जी दस्तावेज बांटे जा चुके हैं। 19,000 के आसपास फर्जी दस्तावेज एटीएस ने बरामद किए हैं। आप सोचिए कि ये धंधा कितने लंबे समय से चल रहा था। रायबरेली जहां से पहले सोनिया गांधी सांसद हुआ करती थी और अब इस चुनाव में उनके बेटे राहुल गांधी चुनाव जीत कर गए हैं और उन्हीं के इलाके में इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा था। और ये जो पलाही गांव है इसके बारे में आपको बताती हूं। इस गांव में कुल जनसंख्या 4,500 है। यहां सिर्फ एक मुस्लिम परिवार है, लेकिन इस गांव के पते पर 819 मुसलमानों के जन प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं। इसी तरह का एक दूसरा गांव है नूरुद्दीनपुर, वहां की जनसंख्या 8,000 है, लेकिन यहां के पते पर भी 12,000 से ज्यादा मुसलमानों के फर्जी जन प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। ये लोग कुछ लोगों के हिंदू नामों से भी प्रमाण पत्र जारी करते हैं ताकि किसी को कोई शंका ना हो।
आप सोचिए किस तरीके से सुनियोजित ढंग से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का काम इन इलाकों में चल रहा है। और प्रशासन में जो अधिकारी बैठे उनकी मिलीभगत से ही सब कुछ हो रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम हमारा है, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। उत्तर प्रदेश में ये खेल चल रहा था अधिकारियों की मिलीभगत के साथ। इसका खुलासा तो होता ही नहीं अगर वो जिशान गिरफ्तार नहीं होता, उसके साथी गिरफ्तार नहीं होते, यूपी एटीएस उनके इर्द गिर्द शिकंजा नहीं कसती, क्योंकि उन्होंने ही तो पूरा का पूरा खेल बताया है कि कैसे कैसे खेल हो रहा था। एक मुस्लिम परिवार के नाम पर आप सोचिए 819 प्रमाण पत्र उसी पते पर जारी कर दिए जाते हैं। आगे देखिए, सलोन गांव जो है 20,000 की आबादी है, लेकिन इस कस्बे में भी 19,184 जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए। और फिर यहां पर पैसे का भी लेन देन बड़े पैमाने पर चल रहा है। रेट लिस्ट तय है, बाकायदा बताया जाता है इस जनसेवा केंद्र पर कि फर्जी प्रमाण पत्र अगर बांग्लादेशी घुसपैठी का बनेगा तो इतने पैसे लगेंगे, अगर रोहिंग्या का बनेगा तो इतने पैसे लगेंगे। स्थानीय जन प्रमाण पत्र के लिए 3 से 5,000, बिहार, बंगाल और झारखंड आदि की जगहों के लिए अगर फर्जी प्रमाण पत्र बनाना है तो 5 से 10,000 रुपए लिए जाते हैं। और बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों से मिले इन पैसों का बंटवारा हर रोज शाम को विजय यादव, जिशान, रियाज और सुहेल के बीच में होता था। इस तरह से ये धंधा चल रहा था, फर्जीवाड़ा चल रहा था। हैरानी की बात यही है कि जिशान, रियाज और सुहेल के साथ साथ एक ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी भी शामिल था, वीडियो भी इस काम में शामिल था, विजय यादव, जिसके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन फिर सवाल यही कि अधिकारियों की मिलीभगत के बिना तो ये संभव नहीं है और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत के बिना भी संभव नहीं है। तो इस खेल में सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन शामिल है? क्या राजनीतिक संरक्षण के बिना इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चलाया जा सकता है? ये जिशान अलग अलग राज्यों में, जैसे कि पीएफआई का जो आतंकवादी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, उसने बताया कि उसके कुछ साथियों ने जो केरल में काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, उनको भी इसी इलाके से फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर सप्लाई किए गए थे। तो ये जो 3-4 लोग यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किए हैं, इनका आका कौन है? कौन इनको बताता था कि फलाने इलाके से लोग आ रहे हैं, घुसपैठी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, उनके फर्जी प्रमाण पत्र बनाने हैं? कोई तो ठेका देता था, कोई तो जिशान को बताता होगा कि इतने प्रमाण पत्र चाहिए हैं फर्जी। और अगर इसके तार बंगाल तक जुड़े हैं, केरल तक जुड़े हैं, महाराष्ट्र तक जुड़े हैं, तो आप सोचिए वहां से ठेकेदारी लेकर कौन आता था? और कैसे इन लोगों को पता था कि रायबरेली के पलाही गांव में बैठा, सरोन गांव में बैठा जिशान जनसेवा केंद्र जो है, वहां पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए जा सकते हैं? अपने स्तर पर तो जिशान को ये ठेकेदारी नहीं मिल सकती, तो इसका कोई ना कोई आका है। वो लोग जो इन घुसपैठियों को घुसपैठ करवाकर बांग्लादेश से बंगाल में लाते थे, रोहिंग्यास को लेकर आते थे, वो लोग जिशान के साथ लगातार संपर्क में थे। वही लोग ये तय करते थे कि घुसपैठियों को कहां कहां बसाना है, रोहिंग्यास को कहां कहां बसाना है, उत्तराखंड में बसाना है, केरल में बसाना है, बंगाल में बसाना है, महाराष्ट्र में बसाना है, या दिल्ली में बसाना है, या जम्मू कश्मीर में। ये वही दलाल तय करते थे। वही दलाल जिशान को पूरी की पूरी ठेकेदारी देते थे। उनके कहने पर जिशान ये सारा काम करता था। यूपी एटीएस अब इसके तार आखिर किन किन राजनेताओं से जुड़े हैं, कौन इसका आका है, उन सब से खंगालने में लगी हुई है। ये पता लगाने में लगी हुई है कि क्या बंगाल के रास्ते जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, उनका आका कौन है, रोहिंग्यास का आका कौन है, और कौन ये तय करता था कि इनको कहां कहां बसाना है। आपको याद होगा एनआईए ने भी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में छापे मारे थे और देश के बहुत सारे हिस्सों में छापे मारे थे, जहां पर रोहिंग्यास को पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बसाने वाले दलालों को गिरफ्तार किया गया था। और इन्हीं दलालों से बहुत सारी जानकारी एनआईए को मिली थी और उस जानकारी के आधार पर ही यूपी एटीएस ये कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इन सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन इनका राजनीतिक संरक्षण, यानी कि इनका राजनीतिक आका कौन है जो इस पूरे धंधे में लगा हुआ था, और ये तो सबको पता है।
कि जिस तरीके से इनकी आबादी को एक पर्टिकुलर एरिया में बढ़ाया जा रहा है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है। उसका मकसद ये है कि अपने वोट बैंक को बढ़ाया जाए। और रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए आखिर किसके वोट बैंक है? ये बात किसी से छिपी नहीं है। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी यही है, कांग्रेस का वोट बैंक भी यही है, आम आदमी पार्टी का वोट बैंक भी यही है। बांग्लादेश से आए घुसपैठी ही ममता बनर्जी की जीत का कारण है। इसीलिए तो ममता बनर्जी सीए का विरोध करती हैं। और अगर हिंसा भड़क जाती है बांग्लादेश में तो वहां के लोगों को सरेआम कहती हैं कि आप बंगाल में आ सकते हैं, हम एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाएंगे। तब वो ये भी भूल जाती हैं कि वो एक राज्य की सीएम है। लेकिन उनको जल्दबाजी इस बात की रहती है कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठी अगर बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में बसेंगे तो उनका ही वोट बैंक कंसोलिडेट होगा। ये जो डेमोग्राफिक चेंज अलग अलग राज्यों में करवाया जा रहा है, ये सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और ये षड्यंत्र करने वाले आका कौन है? फायदा तो राजनीतिक पार्टियों को हो रहा है, और जाहिर सी बात है जिन राजनीतिक पार्टियों को ये फायदा हो रहा है उन्हीं के नेता इस खेल में लगे हुए हैं। रायबरेली में अगर 3-3 गांव में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का धंधा चल रहा था, तो क्या वहां पर जो लोकल नेता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या फिर कांग्रेस के हों, क्या उनको पता नहीं होगा? क्या उनको पता नहीं होगा कि ये जिशान इस तरह का धंधा करता है? उसकी जनसेवा केंद्र से आसानी से फर्जी जन प्रमाण पत्र हासिल किया जा सकता है। तो अब इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने पूरे देश में कहां कहां इनका नेटवर्क है, कहां कहां इनके तार जुड़े हुए हैं और इस खेल में इनका राजनीतिक आका कौन है, उसका पता लगाने में जुट गई है। बहुत जल्द बहुत सारे चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि वोट बैंक के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।